गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और मैं आप लोगों को यहाँ पे रोज सुबह 10:30 बजे पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं, रोज की खबरें और राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का डिबेट, वो भी हिंदी में। ये है यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है अनअकैडमी का, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम के, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये है टीचिंग एक्सपीरियंसेस वगैरह मेरे, मेरा नाम, मेरे एक्सपीरियंसेस वगैरह अबाउट मी। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, ये दोनों आप लोग फॉलो कर लेंगे। जो टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक भी अपलोड कर देता हूँ, और ज़रूरत पे जो आपके लिए न्यूज़पेपर्स भी यहाँ पे मैं, जो भी आपकी ज़रूरत है उसका पीडीएफ, जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, जनसत्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें। 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे, 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स जो आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद करेंगे। ये है अपकमिंग कोर्सेज अनअकैडमी की। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जो प्लस है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट रेगुलर कोर्स। और इसमें क्या है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज और एसए के पेपर वगैरह कंप्लीट आपको इसमें कराए जाएंगे। इसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है वो है 49,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, 10% डिस्काउंट, 44,550 रुपए डिस्काउंट के बाद। अगर 24 महीने या 2 साल का आप लोग प्लान लेते हैं, 2 ईयर का, तो 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 64,800। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में तो प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि एक कंप्लीट रेगुलर कोर्स है। इसके अलावा आपको इसमें पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी कराएंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी, पर्सनल फीडबैक भी दिया जाएगा। 12 महीने का इसका चार्ज है 69,500। कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, SWADEEP। 10% डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट 1 ईयर का आइकॉनिक का फीस होगा 62,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने या 2 साल का प्लान लेते हैं आइकॉनिक का, 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300 रुपए। ये सारी चीजें हैं। ये है ऑप्शनल। अगर आप अलग से ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे। 12 महीने का अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो ये है 27,500। कोड के इस्तेमाल के बाद ये हो जाएगा आपका 10% डिस्काउंट, 24,750 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने का ऑप्शनल ले लेते हैं तो 40,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, 36,000 रुपए। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्लान। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आपको पता ही है कि मैं आपको बताया कि आपका ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज है। ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज है आपके प्रीलिम्स के लिए, प्री 2021 में जो लोग देंगे उनके लिए, जो नहीं देंगे वो भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने की मिलेंगी। इसमें जो रैंकिंग भी होगी आप लोगों की, जो रैंक भी आएगा वो ऑल ओवर इंडिया आएगा। सबके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं। एक टेस्ट 6 दिसंबर को हो चुका है, दूसरा होगा 20 दिसंबर, यानी कल रविवार है, कल सुबह 11 बजे 11 AM पे। करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी के ऐप पे जाना है। ऐप पे जाकर के यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है उस पे जाना है, और इस पे जाने के बाद अनअकैडमी कॉम्बैट आपको मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो वहां पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोड मांगेगा, तो कोड में जो मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP, ये आप डाल देंगे। तो ये डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फ्री में आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। 45 मिनट का आपको पूरा टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे और 13 टेस्ट होंगे, जिसमें पहला टेस्ट हो चुका है 6 दिसंबर को। कल है सेकेंड टेस्ट, कल नहीं सॉरी 20 दिसंबर को इसका सेकंड टेस्ट है, और सुबह 11 बजे से। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे इसमें, उनको 3 महीने का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या इतने ही वैल्यू का अमेजन का गिफ्ट वाउचर। और जो चौथे रैंक से लेकर 150 रैंक तक होंगे, उनको 1,000 रुपए का अमेजन का गिफ्ट वाउचर।
और आप लोगों को पता ही है कि 6 महीने बचे हैं यूपीएससी सीएससी में प्रीलिम्स एग्जाम में 2021 के लिए। तो इसके लिए अनअकैडमी एक बैच शुरू कर प्री का 15 नहीं, ये डेट चेंज हो गया है, ये 21 दिसंबर से ये शुरू होगा। और ये सारे बैच भी हैं, यहाँ पे ये डेट चेंज हो गया है, ये सब 21 दिसंबर हो गए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। 21 दिसंबर एक बैच तो शुरू हो चुका है, दूसरा बैच 21 दिसंबर को शुरू होगा। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे इसमें या इसमें। एक बैच 15 को जो हो चुका, अब दूसरा होगा 21 दिसंबर को, ठीक है। तो ये सारे प्लान है, सारी चीजें। रोजाना हम लोग पढ़ते हैं इस समय पे डेली न्यूज, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हिंदी में, आरएसटीवी एलएसटीवी का डिबेट भी हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रोजाना कवर करते हैं। तो देखिए इसका सोर्स जो है डेली न्यूज और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों के लिए रोज की खबरें और क्या क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लेकर के आता हूँ। तो आज देखिए आपके लिए डेली न्यूज में मैं क्या क्या लेकर के आया हूँ। आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की मान्यता के लिए योजना। दूसरा टॉपिक है बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में देखेंगे। तीसरा है चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन, ये भारत और बांग्लादेश के बीच ये रेल लाइन की शुरुआत की गई थी। ये रेल लाइन पहले से ही थी लेकिन बीच में बंद हो गया, तो 55 वर्षों बाद इसकी शुरुआत हो रही है। तो क्या सब देखेंगे। चौथा है यूवी एलईडी और कोरोना वायरस, ठीक है। और पांचवा है हिमालय के लिए क्षेत्रीय जलवायु केंद्र। तो एक एक करके इस खबरों को पढ़ेंगे हम लोग, क्या कह रहा है। पहला है आपका हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की मान्यता के लिए योजना। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्या है टॉपिक, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की मान्यता के लिए योजना। ये हाइजीन रेटिंग और ऑडिट क्या होता है, जो जितने भी हमारे खाद्य, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा है, और जो भी खाद्य पदार्थ है, जैसे जो रेस्टोरेंट में हमको मिलते हैं, या जो मॉल वगैरह में खाने का, या जो कैफेटेरिया वगैरह है, या जो मांस के उत्पाद भी बेचते हैं, इन सब चीजों की हाइजीन रेटिंग कैसी है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, चर्चा में क्यों है। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI, स्वच्छता रेटिंग ऑडिट एजेंसी, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी HRAA को मंजूरी देने के लिए एक योजना लेकर आई है। कौन लेकर आया है, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है स्वच्छता रेटिंग ऑडिट एजेंसियों के लिए, HRA जो हाइजेनिक रेटिंग, और जो एजेंसियां इन चीजों का, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह, कैफेटेरिया वगैरह, या जो भी खाने पीने की चीजें जहां में मिलती हैं, उसका जो ऑडिट करती हैं एजेंसियां, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी HRA, इसको मंजूरी देने के लिए एक योजना लेकर के आई है। कौन, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और यह जो कदम है कौन उठाया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा, इसके द्वारा की खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना का एक हिस्सा है कि जो खाद्य पदार्थ हमसे मिलता है उसकी स्वच्छता की क्या रेटिंग है, ये सब देखते हैं हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज देखती हैं, ठीक है। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेकर के ये आई है, ठीक। आगे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु इस योजना के संबंध में, देखिए क्या कह रहा है। पहले ये जो योजना है HRA की, ये देखिए HRA योजना क्या है। यह देश में मान्यता प्राप्त HRAA की संख्या को बढ़ाकर स्वच्छता रेटिंग में वृद्धि करेगी, ठीक है। देश में जितने भी HRAA की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा, और जब बढ़ेंगी तो और भी जांच अच्छे से होगी, तो स्वच्छता रेटिंग फिर और बेहतर आएगा। और मान्यता प्राप्त HRAA खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और प्रक्रियाओं के बारे में FSSAI द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की पुष्टि करेगी। जो HRAA जो रिपोर्ट देगी उसकी पुष्टि FSSAI करेगी, ठीक है। अभी जो खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना जो है, इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। इसकी शुरुआत FSSAI द्वारा की गई थी। जो खाद्य सुरक्षा रेटिंग योजना है, इसकी शुरुआत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की गई है, और यह उपभोक्ताओं को सीधे या ऑफ प्रीमाइज भोजन की आपूर्ति करने वाले खाद्य व्यवसायों के लिए एक प्रमाणन प्रणाली है।
और खाद्य स्वच्छता योजना उपभोक्ताओं को जागरूक करने और खाद्य व्यापार ऑपरेटरों के मध्य स्वतः अनुपालन की संस्कृति विकसित करने में सहायक होगी और इससे खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ भोजन की मांग में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और क्या क्या कह रहा है इसमें, इसके अलावा भारतीय उपभोक्ताओं और खाद्य सेवा ऑपरेटरों के बीच आपसी विश्वास को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करेगी। ये जो एचआरए एजेंसियां हैं, ये जब ऑडिट करके आएंगी तो इन सारी चीजों से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, क्वालिटी, भारतीय उपभोक्ता और जो खाद्य सेवा का ऑपरेटर है इनके बीच आपसी विश्वास वगैरह, ये सब सारी चीजों में वृद्धि होगी। और इस प्रकार के मानक और उनके मूल्यांकन से उपभोक्ताओं द्वारा सेवा प्रदाताओं के समक्ष खाद्य भोजन की मांग में वृद्धि के साथ ही विश्वास को भी बढ़ावा मिलता है। और यह योजना खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, ढाबों जो खाद्य पदार्थ की बिक्री करते हैं, उसके बाद मिठाई की दुकानों, बेकरी, मांस और खुदरा स्टोर आदि पर भी लागू होती है। ठीक है ना, तो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब QCI क्या है इसके बारे में देख लीजिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्योंकि यही ये चीज कर रही है। तो 1997 में स्थापित QCI भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी में संगठनों की स्थापना हेतु भारत सरकार का एक अग्रणी प्रयोग है। ठीक है ना, भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के तौर पर भी की थी। और भारतीय उद्योग की QCI में 3 प्रमुख उद्योग संघों अर्थात एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एस्कोचैम, और भारतीय उद्योग परिसंघ CII और फिक्की को भी दर्शाया गया है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें QCI के बारे में, QCI की स्थापना के अनुरूप प्रत्यायन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन ढांचे की स्थापना, उनके संचालन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणवत्ता और संवर्धन के क्षेत्र में प्रत्यायन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। और प्रत्यायन ढांचे के तौर पर भूमिका अदा करने के अलावा यह राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड यानी NABCB द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्यायन सेवाओं के जरिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों यानी ISO 14001 की श्रृंखला, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आता है ISO 22000 श्रृंखला, तथा उत्पादन एवं प्रमाणन निरीक्षण निकायों के संबंध में गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो ये सब तो अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे। इस वाले टॉपिक में केवल जो शुरुआत में चीजें बताई गई कि कौन शुरू करता है, तो QCI शुरू करता है HRAA को, ठीक है, हाइजीन रेटिंग और ऑडिट एजेंसियों को, और उसके बाद फिर ये किसके द्वारा, तो यह FSSAI के अंतर्गत काम करता है। और क्या क्या चीजें इनका काम है और क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी ये सारी चीजें मतलब वो याद रखना है, ये बस अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। चर्चा में है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। भारत के 26 जनवरी 2021 को जो भारत का गणतंत्र दिवस होगा, इसके चीफ गेस्ट होंगे ये मुख्य अतिथि इस बार बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और वर्ष 2019 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात बोरिस जॉनसन की यह भारत यात्रा रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी होगी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले बोरिस जॉनसन दूसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। और इससे पूर्व वर्ष 1993 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। तो ये पहली बात तो इसमें ध्यान में आपको यही रखना है कि इस बार जो 26 जनवरी 2021 को जो हमारा गणतंत्र दिवस परेड होगा, हमारे 26 जनवरी के मुख्य अतिथि हैं बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। दूसरा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, बोरिस जॉनसन दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत की यात्रा पे आएंगे। इनसे पहले 1993 में आए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर। ठीक, ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए और क्या कह रहा है कि बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में और अधिक सुधार होने की उम्मीद है। और विदित हो कि यह यात्रा ऐसे समय में की जा रही है जब ब्रेक्जिट की प्रक्रिया तकरीबन पूर्ण होने वाली है। ब्रेक्जिट, ऐसे में ब्रिटेन को व्यापार समेत विभिन्न पहलुओं पर नए साझेदारों की आवश्यकता है और भारत इस भूमिका को बखूबी निभा सकता है।
और इसके अलावा भी जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री को अगले वर्ष आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन द्वारा की जा रही है 2021 में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 2021 में जो G7 की बैठक हो रही है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पे? ब्रिटेन में ही हो रहा है। इसकी मेजबानी जो है ब्रिटेन ही कर रहा है। तो ब्रिटेन में इसने भारत को आमंत्रित किया है अतिथियों के उसमें, ठीक है ना, मुख्य अतिथियों में आमंत्रित किया है। भारत के साथ 2 देश और है, उनको भी अगला पॉइंट पढ़िए, भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत उन 3 देशों में से एक है जिन्हें ब्रिटेन द्वारा G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि राष्ट्र के तौर पर आमंत्रित किया गया है। अन्य 2 देश ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के साथ इंडिया को भी बोरिस जॉनसन ने अतिथि राष्ट्र के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। तो 3 राष्ट्र है जो यहाँ पे आएंगे। आगे देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन। क्या है? चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन के बारे में। ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई एक रेल लाइन है। मतलब अभी नई नहीं चलाई गई है, चल तो पहले से रही थी, लेकिन क्या है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में जो हुआ था उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था और फिर अभी ये दोबारा इसको चलाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिलेगा भारत बांग्लादेश का। और ये सब जब शुरू में अच्छा हो जाएगा तो फिर यात्रियों के आवाजाही के लिए भी इसको चालू कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत बांग्लादेश के बीच चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है। ठीक है, संयुक्त रूप से। और इसी के साथ भारत बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 55 वर्ष बाद पुनः चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क को खोल दिया जाएगा, जिसे वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंद भी कर दिया गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे, 1965 में इस रेल लाइन को, चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन को बंद कर दिया गया था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जो 55 वर्ष बाद पुनः खोल दिया जाएगा। इसके खोलने से क्या होगा ये देखिए, हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल से चीलाहाटी बांग्लादेश। हल्दीबाड़ी जो है ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है और चीलाहाटी है बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक की चलेगी। यह रेलवे लाइन अब दोनों देशों के बीच आवागमन को आसान बनाने, आपसी संपर्क और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पुनः चालू की जा रही है। और साथ ही यह रेलवे लाइन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, और फिलहाल अभी शुरू में क्या होगा, यह रेल ट्रैक केवल माल ढुलाई के लिए उपलब्ध होगा, किंतु जल्द ही बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के बाद दोनों तरफ से यात्रियों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल में जो रेलवे ट्रैक है क्या करेगा? माल ढुलाई, जो सामान है उसके लिए द्विपक्षीय व्यापार जो बात हो रही है, तो इन सब चीजों के लिए होगा, यहाँ से माल वहां, वहां से यहाँ लाने का। जब भी फिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर सुधर जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद खुला है, सारी चीजें जब अच्छी हो जाएंगी तब यात्रियों की भी आवाजाही यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। आगे देखिए, अगला है यूवी एलईडी और कोरोना वायरस। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? यूवी एलईडी और कोरोना वायरस के बारे में। एक्चुअली क्या है कि इजराइल का एक यूनिवर्सिटी है, उसने अपने एक शोध में बताया है कि जो यूवी एलईडी है इससे कोरोना वायरस को खतरा हो सकता है। ठीक है, इससे वो नष्ट हो जाएंगे। उसने एक शोध किया, क्या? ध्यान से पढ़िए। इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने एक शोध में सिद्ध किया है कि कोरोना वायरस को पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी यूवी एलईडी का उपयोग करके आसानी से मारा जा सकता है। पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जक है, इससे पराबैंगनी इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, ध्यान में रखेंगे। तो कौन? इजराइल का एक विश्वविद्यालय है, तेल अवीव विश्वविद्यालय। यहाँ के ही शोधकर्ताओं ने बताया है कि कोरोना वायरस को पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी यूवी एलईडी का उपयोग करके आसानी से मारा जा सकता है।
और शोध के दौरान कोरोना वायरस परिवार के सभी सदस्यों, जितने भी कोरोना वायरस परिवार के सदस्य हैं, जिसमें SARS-CoV-2 भी शामिल है, पर यूवी एलईडी विकिरण की कीटाणु शोधन क्षमता का आकलन किया गया। आगे देखिए, और शोध में पाया गया कि पराबैंगनी प्रकाश वाले एलईडी बल्बों का उपयोग करके कोरोना वायरस को आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन पराबैंगनी किरणों वाले जो एलईडी बल्ब होंगे, पराबैंगनी किरण मनुष्यों के लिए सबसे खतरनाक है, कैंसर का कारण है। तो क्या है, ध्यान से देखिए। हालांकि शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि घरों के अंदर की सतह को कीटाणु रहित करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है, कि घर के अंदर तो इसका प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल है, और इस पद्धति का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाना आवश्यक है जिससे कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर प्रकाश के संपर्क में ना आए। अगर प्रत्यक्ष तौर पर पराबैंगनी किरणों के संपर्क में कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो फिर नुकसान करता है चीजों को, उसको कैंसर होने का खतरा है, बहुत ज्यादा ये किरणें डेंजरस होती हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है हिमालय के लिए क्षेत्रीय जलवायु केंद्र के बारे में, कि हिमालय के लिए क्षेत्रीय जलवायु केंद्र क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। भारत जो है हिमालय पर्वत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो न केवल देश के भीतर मौसम की जानकारी संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों में भी इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। और एक ज्ञात हो कि चीन भी हिमालयी क्षेत्र में इसी प्रकार का एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है, और यह क्षेत्रीय जलवायु केंद्र हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेष तौर पर किसानों और जनजातियों के लिए मौसम से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करेगा। और हिमालय के आकार और भारत की जलवायु, आपदा प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र तथा कई अन्य गतिविधियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते इसे विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अब जो आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, आज मैं आप लोगों के लिए 2 आर्टिकल लेकर के आया हूं। पहला है तुर्की पर काटसाफ प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध IR का मुद्दा है, सोर्स है द हिंदू। अगला है पंजाब में एकल कृषि की समस्या, सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस। 2 आर्टिकल है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। पहला जो आर्टिकल है तुर्की पर काटसाफ प्रतिबंध, एक्चुअली क्या है कि ये जो काटसाफ प्रतिबंध है ये एक समझिए कि एक ये अमेरिका का एक अधिनियम है। ठीक है, ये जो काटसाफ प्रतिबंध है अमेरिका का एक अधिनियम है। अमेरिका ने एक दंडात्मक अधिनियम बनाया है 3 देशों के लिए। एक काटसा के अंतर्गत 3 देश आते हैं, एक आता है ईरान, एक आता है आपका उत्तर कोरिया, और एक आता है आपका रूस। कि इन तीनों देशों के साथ अगर क्या है कि भारत अमेरिका के जो नोटा राष्ट्र हैं, अभी आगे डिटेल से देखेंगे, अभी शॉर्टकट में समझ लीजिए कि अमेरिका के जो नोटा संधि के अंतर्गत जो देश आते हैं, जैसे तुर्की जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। पहला लाइन क्या पढ़ा, पहले ये पढ़ लीजिए कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन USA ने तुर्की पर रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, कि रूस से तुर्की एक मिसाइल खरीदना चाह रहा है S-400, इस मिसाइल को खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। किसके तहत? ये जो काटसा अधिनियम है इसी के तहत लगाया गया है। और जो काटसा अधिनियम है इन 3 देशों पर लागू होता है, कि रूस, ईरान, उत्तरी कोरिया वगैरह। और इन 3 देशों से अमेरिका के जो भी प्रतिद्वंदी देश है जो उस नोटा के अंतर्गत आते हैं, वो देश इससे नहीं मंगा सकते। इस अधिनियम के तहत अमेरिका डायरेक्ट उस पर रोक लगा सकता है, तो उस अधिनियम के तहत रोक लगाया है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पे देखिए आगे। काटसा क्या है, सारी चीजें क्या हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले तो ये चर्चा में क्यों है, ये काटसा प्रतिबंध चर्चा में क्यों है ये देखिए कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन ने तुर्की पर रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक, और रूसी हथियारों की खरीद के लिए अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध बनाए गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए कि रूसी हथियारों की खरीद के लिए अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम यानी काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवराइज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है, काटसा की धारा 231 के तहत
प्रतिबंधों का मुद्दा भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। ये काटसा के अधिनियम की धारा 231, क्योंकि भारत भी रूस से S-400 खरीदने की प्रक्रिया में है। एक्चुअली बीच बीच में पानी लेते रहना अच्छे चाहिए, अदरवाइज गला सूखने लगता है। तो क्या है कि जो काटसा अधिनियम है, इसकी धारा 231 के तहत ये प्रतिबंधों का मुद्दा आता है और ये भारत के लिए भी विशेष महत्व रखता है। वैसे उतना भारत को इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत वो काटसा देशों में है नहीं। तो आगे देखिए और क्या क्या पॉइंट है इसमें, ध्यान से पढ़िए, आर्टिकल है, ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर होंगी। इसकी पृष्ठभूमि क्या है पहले काटसा की ये पढ़ लीजिए। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की को स्पष्ट कर दिया था कि S-400 प्रणाली की खरीद संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डालेगी। अमेरिका ने एक काटसा प्रतिबंध लगाने के पहले तुर्की को यह बात बता दिया था कि S-400 प्रणाली कोई भी उसका प्रतिद्वंदी देश नहीं खरीद सकता जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा हो, और यह खरीद रूस के रक्षा क्षेत्र को पर्याप्त वित्त प्रदान करने के साथ साथ तुर्की के सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग तक रूस की पहुंच को भी बढ़ाएगी। एक तो नाटो के सदस्य देश है तुर्की, और रूस जो है ये कंपटीटर भी है अमेरिका का। तो रूस के साथ रक्षा क्षेत्र को और तुर्की का जो ये है, इन दोनों का संबंध अच्छा होगा, ये भी एक वजह है। और तुर्की ने अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाटो इंटर ऑपरेबल सिस्टम यथा यूएसए की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे विकल्पों की उपलब्धता के बावजूद, जो नाटो सिस्टम के अंतर्गत है वहां पे यूएसए की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली यूज करेंगे, इसके बावजूद S-400 की खरीद और परीक्षण के लिए आगे बढ़ने का तुर्की ने फैसला किया है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या है इसके पृष्ठभूमि में कि तुर्की संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल है। तुर्की जो भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो अमेरिका का, मैं एक काम करूंगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन आप लोगों को सारे जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि उसकी, एक दिन में तो नहीं होगा, मतलब उसकी भी एक क्लास शुरू करके, वैसे मैं इसकी क्लास यूट्यूब पे तो अभी नहीं, लेकिन जो अनअकैडमी ऐप है, अनअकैडमी ऐप पे जो लाइव क्लास हो रही है, एक्चुअली अभी क्या है कि यूट्यूब पे लाइव हो नहीं रही है, तो अनअकैडमी ऐप पे जो ये लाइव क्लास होगी उसमें से मैं मंडे से शुरू करने वाला हूँ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो आप लोग वहां से भी जुड़ के कर सकते हैं, और अनअकैडमी ऐप पर ही मैं शुरू करने वाला हूँ पूरे 1 साल का, 1 ईयर का करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ उस पर 6 बजे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने का यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, तो वो भी मंडे से शुरू होगा। तो आप लोग को जो भी समय में मिलेगा जरूर आके उस पर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अभी तो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड चल रहा है तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, लेकिन उस पर आकर के ये लाइव दोनों चीजें, ये ऑर्गेनाइजेशन और ये जरूर पढ़िएगा ऐप के थ्रू। अगर वो नहीं भी है तो फिर मैं आगे चल के यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से रखिएगा। आगे देखिए, वर्ष 2019 में यूएसए ने तुर्की को अपने F-35 जेट कार्यक्रम से इस चिंता के कारण को हटा दिया था कि यदि तुर्की यूएसए जेट विमानों के साथ साथ रूसी प्रणालियों का उपयोग भी करता है तो संवेदनशील जानकारी रूस तक पहुंच सकती है। ठीक है, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि S-400 प्रणाली को रूस द्वारा डिजाइन किया गया है, ये सबसे पहले जानिए। और यह सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है। अब S-400 प्रणाली के बारे में जान लीजिए। और यह 30 किलोमीटर तक ऊंचाई और 400 किलोमीटर की सीमा के अंदर विमानों, चालक रहित हवाई यानों, बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। और वर्तमान में यह विश्व की अत्यंत शक्तिशाली और अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है S-400 रूस की, और यह अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से भी अधिक उन्नत है। और इसके अलावा यह प्रणाली एक ही समय में 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है तथा 6 लक्ष्यों को एक साथ भेद भी सकती है। और यह रूस की लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली की चौथी पीढ़ी भी है। ठीक, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, तुर्की पे प्रतिबंध क्या लगा है तुर्की पर प्रतिबंध। यह प्रतिबंध तुर्की की मुख्य रक्षा खरीद एजेंसी
रक्षा उद्योग विभाग पर लगाए गए हैं अमेरिका द्वारा, और इन प्रतिबंधों में किसी भी सामान या प्रौद्योगिकी के लिए विशिष्ट अमेरिकी निर्यात लाइसेंस और प्राधिकरण को अनुमोदन करना शामिल है। और इसके अलावा किसी अमेरिकी वित्तीय संस्थान द्वारा 12 महीने की अवधि में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण या क्रेडिट पर भी प्रतिबंध शामिल है। इसीलिए ये सब तुर्की पे प्रतिबंध है। अब ये जो काटसा है इसके बारे में पढ़ लीजिए कि अमेरिका द्वारा प्रतिद्वंदियों के विरोध में बनाए गए दंडात्मक अधिनियम काटसा के बारे में क्या कह रहा है कि 2 अगस्त 2017 को ये अधिनियम अधिनियमित और जनवरी 2018 से लागू हुआ है। इसको बनाया गया 2017 में, लागू किया गया 2018 में। तो इस कानून का उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से, अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। इसके अंतर्गत ये 3 देश, और विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अधिनियम प्राथमिक रूप से रूसी हितों जैसे कि तेल और गैस उद्योग, रक्षा क्षेत्र एवं वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। ठीक है, और यह अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण लेन देन में शामिल व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लिखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम 5 प्रतिबंध लागू करने का अधिकार देता है। और इनमें से एक निर्यात लाइसेंस प्रतिबंध है, जिसके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध, दोहरे उपयोग और परमाणु शक्ति संबंधी वस्तुओं के निर्यात लाइसेंस निलंबित करने के लिए अधिकृत भी किया गया है। जो 12 सूची है इसमें, इस काटसा अधिनियम में, इसका जो 5वां अधिनियम है, ठीक है, और सॉरी, इसमें 5 प्रतिबंध लागू कर सकता है अमेरिका रूस पे, और इसमें से एक है निर्यात लाइसेंस प्रतिबंध। ठीक है ना, तो ये सारा चीज ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये भारत के लिए क्या चिंता है इसमें, ये देखिए कि भारत के लिए चिंता क्या है इसमें। भारत के लिए चिंता, भारत ने अक्टूबर 2018 में अल्माइज एंटई कॉर्पोरेशन रूस से S-400 ट्रायम्फ लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए 39,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था, जिसकी डिलीवरी वर्ष 2021 में होने की उम्मीद है। भारत S-400 मंगा रहा है। आगे देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा प्रोजेक्ट 1135.6 युद्धपोत, K-8 K-226T हेलीकॉप्टर की खरीद भी इससे प्रभावित होगी। ठीक है, और साथ ही यह इंडो रूसी एविएशन लिमिटेड, मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड और ब्रह्मोस एयरोस्पेस जैसे संयुक्त उपक्रमों को भी प्रभावित करेगा, और यह भारत के स्पेयर पार्ट्स, पुर्जों, कच्चे माल और अन्य सहायक उपकरणों की खरीद को भी प्रभावित करेगा। ये थोड़ा सा काटसा से संबंधित चिंता है, क्योंकि रूस पे अगर ऐसा होगा तो। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस के अनुसार 2010 से 17 की अवधि के दौरान रूस भारत का शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता था। रूस से भारत में बहुत हथियार आए, तो कौन कौन से रूस से हथियार आए हैं भारत में, ये भी पढ़ लीजिए। परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, किलो क्लास पारंपरिक पनडुब्बी, सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, MiG-21, 27, 29, सुखोई 30 MKI फाइटर, IL-76-78 परिवहन विमान, T-72 और T-90 टैंक, MI हेलीकॉप्टर तथा विक्रमादित्य विमान वाहक पोत, ये सब रूस के हथियार है, भारतीय हथियार। ठीक है, जो रूस से मंगाए गए हैं। और काटसा में 12 प्रकार के प्रतिबंध हैं। इनमें से 10 का रूस या अमेरिका के साथ भारत के वर्तमान संबंधों पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस 12 प्रतिबंध में से 10 से, लेकिन केवल 2 प्रतिबंध हैं जो भारत रूस संबंधों या भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। कौन सा? इनमें से पहला है जिसका भारत रूस संबंधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, और वह है बैंकिंग लेन देन का निषेध। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसका मतलब यह है कि भारत को S-400 सिस्टम की खरीद के लिए रूस को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने में फिर कठिनाई होगी। ठीक है, तो ये सारा चीज ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, और जो दूसरा प्रतिबंध है उस दूसरे प्रतिबंध के भारत अमेरिका संबंधों पर अधिक प्रभाव होंगे। कैसे? कि यह निर्यात प्रतिबंध है, और भारत अमेरिका रणनीतिक व रक्षा साझेदारी को पूरी तरह से पटरी से उतारने की क्षमता रखता है, जो भारत और अमेरिका के बीच में है निर्यात के बारे में।
और क्योंकि अमेरिका द्वारा नियंत्रित किसी भी वह वस्तु के निर्यात के लिए व्यक्ति के लाइसेंस को प्रतिबंधित कर देगा। जो अमेरिका से चीजें निर्यात होंगी भारत, तो ये सारी चीजें, और सभी दोहरे उपयोग वाले उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुएं और प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में, रक्षा संबंधी वस्तुओं के क्षेत्र में और परमाणु से संबंधित वस्तुओं के क्षेत्र में, जो भी निर्यात की वस्तुएं हैं अमेरिका से, और अन्य सभी वस्तुएं जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व समीक्षा और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये जो दूसरा प्रतिबंध है ये भारत अमेरिका के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आगे और क्या क्या कह रहा है इसमें कि यह भारत को अमेरिका से किसी भी बड़े रक्षा उपकरण खरीदने से प्रभावी रूप से रोक देगा और भारत और अमेरिका के मध्य किसी भी रक्षा और सामरिक भागीदारी पर रोक भी लगाएगा। और प्रमुख रक्षा सहयोगी, ठीक है, मेजर डिफेंस पार्टनर एमडीपी पदनाम उस संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता को खो देगा। ठीक, इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकता है, ये देखिए कि रूस सदैव एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन की उपस्थिति के बीच संतुलन कायम करने के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। क्योंकि रूस जो है कि इसमें संबंध क्या है कि भारत का रूस अमेरिका दोनों के साथ संबंध है, तो वो नहीं खराब होना चाहिए। तो आगे की राह कि जो संघाई सहयोग संगठन है एससीओ, उसमें भारत और चीन दोनों सदस्य हैं उसके, तो रूस क्या है कि रूस वहां पे दोनों के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, और इसीलिए रूस ने एससीओ में भारत के समावेश और आरआईसी सिद्धांत के गठन की सुविधा प्रदान की। और भारत आज एक अनन्य स्थिति में भी है, और जहां उसका सभी महान शक्तियों के साथ एक अनुकूल संबंध है, और उसे इस स्थिति का लाभ एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए उठाना भी चाहिए। और अंत में भारत को न केवल रूस के साथ बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है, जो चीन और रूस के मध्य रणनीतिक साझेदारी की दिशा में किसी भी कदम को संतुलित कर सकेगा। ये द हिंदू का आर्टिकल था, ध्यान से आप लोग इसका पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो आर्टिकल है हमारा वो है पंजाब में एकल कृषि की समस्या। ठीक, पंजाब में एकल कृषि की समस्या के बारे में पढ़िए, चर्चा में क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है। पंजाब में एकल कृषि होती है, एकल कृषि का मतलब कि एक फसल वर्ष में एक ही फसल पैदा करना, और वहां पे ज्यादातर गेहूं और चावल का ही उत्पादन होता है, तो इसीलिए इसको एकल कृषि कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि राजधानी दिल्ली की सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच खास तौर पर पंजाब में धान गेहूं की खेती की संभावनीयता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, पंजाब में एकल कृषि के बारे में पढ़िए। एकल कृषि एक विशेष कृषि पद्धति है जो कि एक विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर एक समय में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाने के विचार पर आधारित है। और हालांकि यहाँ यह ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि एकल कृषि पद्धति केवल फसलों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि इसमें एक समय में विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर केवल एक ही प्रजाति के जानवरों की प्रजनन पद्धति भी शामिल है। एकल कृषि का क्या एक विशेष कृषि पद्धति होती है जो एक विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर एक समय में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाने पर। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2018-19 में पंजाब का सकल कृषि क्षेत्र तकरीबन 78.30 लाख हेक्टेयर था, जिसमें से तकरीबन 35.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र गेहूं के लिए और तकरीबन 31.03 लाख हेक्टेयर धान के लिए प्रयोग किया गया, जो कि कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 84.6% था। और इस तरह पंजाब में गेहूं और धान की खेती इतने व्यापक स्तर पर की जाती है, इसका खामियाजा अन्य फसलों को जैसे कि दाल, मक्का, बाजरा और तिलहन आदि की कमी के रूप में भी उठाना पड़ता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में और खासतौर से पंजाब पे गेहूं और धान की खेती ज्यादा की जाती है। और क्या कह रहा है इसमें कि एक ही भूमि अथवा खेत में वर्ष दर वर्ष एक ही प्रकार की फसल उगाने से कीट और रोगों के हमलों की संभावना भी बढ़ जाती है। वहीं फसल और आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होती है, कीटों और रोग जनकों के लिए फसल को नुकसान पहुंचाना उतना ही मुश्किल होता है। और गेहूं एवं धान के पौधों, अन्य फसलों जैसे कि दाल एवं फलीदार फसलें के समान नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में भी सक्षम नहीं होते। अतः फसल विविधता के बिना निरंतर गेहूं एवं धान की खेती करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर भी निर्भर होना पड़ता है।
अब गेहूं बनाम धान, इसके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि यही दोनों फसलें होती हैं पंजाब में। गेहूं के बारे में क्या कह रहा है? यह प्राकृतिक रूप से पंजाब की मिट्टी और किसी जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल है, ठीक। और यह एक ठंडे मौसम की फसल है जिसे उन स्थानों पर उगाया जाता है जहां मार्च माह में तापमान 30 डिग्री की रेंज में रहता है। और इसकी खेती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है। और पंजाब में प्रति हेक्टेयर औसतन 5 टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है प्रति हेक्टेयर, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.4 से 3.5 टन के आसपास में है, और पंजाब में केवल 5 टन, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। धान के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि धान की खेती के लिए भारी मात्रा में एक तो पानी की आवश्यकता होती है। किसान आमतौर पर 5 बार ही गेहूं की सिंचाई करते हैं, लेकिन धान के लिए 30 या उससे भी अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। और धान की खेती और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने संबंधी राज्य सरकार की नीति के कारण पंजाब के भूजल स्तर में प्रति वर्ष औसतन 0.5 मीटर की गिरावट दर्ज हो रही है, ठीक। और सरकार की इस नीति ने राज्य के किसानों को धान की लंबी अवधि की किस्मों जैसे पूसा 44 की उपज के लिए भी प्रेरित किया है। गेहूं बनाम धान में, अब धान में और क्या क्या चीजें कह रहा है कि पूसा 44 जो धान की किस्म है, इससे धान की उपज काफी होती है, किंतु इसकी अवधि काफी लंबी होती है। लंबी अवधि का अर्थ है कि मई माह के मध्य इसकी रोपाई की जाती है और अक्टूबर माह तक इसकी कटाई कर ली जाती है, जिससे समय रहते गेहूं की अगली फसल की रोपाई भी हो जाती है। हालांकि इसमें सिंचाई के लिए पानी की काफी आवश्यकता पड़ती है धान में। और सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? सरकार के क्या प्रयास है ये एकल कृषि की समस्या जो पंजाब में है उसके लिए, कि पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉयल वाटर एक्ट 2009 के तहत पंजाब के किसानों को प्रत्येक वर्ष 15 मई से पूर्व धान की बुआई और 15 जून से पूर्व धान की रोपाई करने से मना किया गया है। और इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भू जल संरक्षण को बढ़ावा देना भी है। तो ये सारी चीजें, इससे संबंधित समस्याएं क्या क्या है? जब जून के मध्य में बारिश के बाद ही धान की रोपाई की अनुमति दी जाती है, तो धान की कटाई भी अक्टूबर माह के अंत तक होती है, जिससे 15 नवंबर की समय सीमा से पूर्व गेहूं की बुआई के लिए काफी कम समय भी बचता है। और ऐसी स्थिति में किसानों के पास धान की पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और इस तरफ पंजाब में भूजल संरक्षण दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार? गेहूं की खेती के लिए एकड़ क्षेत्र को कम करने और पंजाब में मोटे अनाज जो जैसे वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र में फसल विविधीकरण संभव होगा, कि और भी फसल पैदा होंगे और भी मोटे अनाज, जिससे मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी इससे पूरी हो सकेंगी। और धान की खेती को पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में स्थानांतरित करने, धान की फसल की केवल छोटी अवधि की किस्मों का रोपण करने और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में कुछ संशोधन करने से एकल कृषि की समस्याओं और घटते भूजल स्तर जैसे मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ध्यान में रखेंगे। अब आज जो है मैं एक और डिबेट लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, राज्यसभा लोकसभा टीवी का डिबेट, क्योंकि जो ओरिजिनल डिबेट राज्यसभा लोकसभा टीवी में आता है वो आता है इंग्लिश में, तो उन मुद्दों को मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करके लाता हूँ हिंदी में। तो आज का जो टॉपिक है इसका एक है पूर्वोत्तर में उग्रवाद का अंत। पूर्वोत्तर में यानी पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे अक्सर हिंसाएं और वो ये सारी चीजें होती रहती थी। तब वहाँ पे उग्रवाद का धीरे धीरे अंत हो रहा है। मुद्दा है आईआर का, इंटरनल सिक्योरिटी का, सॉरी इंटरनल रिलेशन का। ध्यान से देखिए क्या इसमें है, क्या क्या पॉइंट दे रहा है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद का अंत क्या कह रहा है, पहले इसके बारे में समझिए क्या इसका संदर्भ है। कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्रोही समूहों का सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल होने से पिछले 5 से 6 वर्षों में उग्रवाद में भारी गिरावट दिख रही है। क्या कह रहा है कि जो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र है भारत के, वो अधिक से अधिक जो वहां के विद्रोही समूह है उनका भारत सरकार के साथ जो शांति वार्ता हो रही है, इस शांति वार्ता की वजह से 5 से 6 वर्षों में उग्रवाद में भारी गिरावट देखने को मिली है। और गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विद्रोह में कमी आ रही है। ठीक है, आगे देखिए।
इन विद्रोहों का मूल कारण क्या है? जो विद्रोह होते हैं उसका मूल कारण क्या है? कि पूर्वोत्तर में 100 से अधिक जाति समूह है, जाति समूह है, और यहाँ ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनकी संस्कृति की एक अलग एवं विशिष्ट पहचान है, और इनमें से प्रत्येक समुदायों में पहचान की एक प्रबल भावना भी होती है कि अपने समुदाय की पहचान को आगे बढ़ाने के लिए। और क्षेत्र ऐसे कई समूह इस विशिष्टता को राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं, और इसके कारण क्षेत्र में कई विभाजनकारी ताकतें भी कार्य कर रही हैं, जिससे इस क्षेत्र में उग्रवाद का जन्म हुआ है, जो विशिष्ट समूह बना के लोग आपस में। और जब जाति समुदायों को लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तब वे विद्रोह करते हैं, जो अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठनों के विरुद्ध विद्रोह होते हैं, और उनमें यह भावना होती है कि उनके हितों की उपेक्षा की गई है, और इससे हिंसक आंदोलनों का जन्म भी हुआ है। विद्रोह का ऐतिहासिक कारण क्या है? जो पूर्वोत्तर के विद्रोह, इसका ऐतिहासिक कारण भी है, इसको भी पढ़िए कि असम के मैदानी इलाकों को छोड़कर अधिकांश राज्यों को जानबूझकर ब्रिटिश सरकार के मुख्य धारा के प्रशासन से बाहर रखा गया था। ऐतिहासिक कारण यानी पहले की बात। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में निर्वासित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और निरीह जाति समूहों को पिछड़ी जनजाति यहाँ पे कहा जाता था। और ब्रिटिशों ने जानबूझकर उनमें यह भावना विकसित की कि वे ब्रिटिश उपनिवेश हैं और भारत के किसी भी प्रांत का हिस्सा नहीं है। तो ये सब ऐतिहासिक कारण है उनके अंदर विद्रोह का। उदाहरण के लिए नागा हिल्स असम प्रांत द्वारा शासित क्षेत्र था, ठीक है। उदाहरण के लिए समझिए, जो नागा हिल्स था वो असम द्वारा शासित क्षेत्र था, लेकिन बाद में उसे इससे बाहर कर दिया गया और प्रशासन के कई हिस्सों को प्रत्यक्ष रूप से मुक्त आयुक्त द्वारा नियंत्रित किया गया। तो ये सारी चीजें। और ऐतिहासिक कारण में क्या कह रहा है? तो उनमें एक भावना हमेशा से प्रसारित की गई कि कमोबेश वे स्वतंत्र, इसलिए स्वतंत्रता के बाद कई समूहों में एक स्वतंत्र राज्य बनने की महत्वाकांक्षा ने जन्म दिया, और नागालैंड नेशनल काउंसिल भारत में अपनी स्वतंत्रता का दावा करने वाला पहला समूह भी था। ब्रिटिश विरासत के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने वर्ष 1826 में असम को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। जो भी हमने ऐतिहासिक पढ़ा उसी के बारे में पढ़िए क्या था ब्रिटिश विरासत, जिसमें बाद में उन्होंने नागा हिल्स जिले का निर्माण किया, और नागा विरोध का सबसे पुराना संकेत नागा क्लब के गठन के साथ वर्ष 1918 में मिलता है। और वर्ष 1929 में नागा क्लब ने साइमन कमीशन को उन्हें उनके स्वयं के हाल पर छोड़ देने को कहा, और वर्ष 1946 में फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल का गठन किया, जिसने 14 अगस्त 1947 को नागा स्वतंत्रता की घोषणा की, और फिर 1951 में एक जनमत संग्रह कराने जिसे भारी बहुमत ने स्वतंत्र राज्य का समर्थन का भी दावा किया था। और 1950 के दशक में एनएनसी ने हथियार उठाए और नागा संप्रभुता के लिए हिंसा का सहारा लिया, और 1975 में एनएनसीएन में विभाजित हो गया, जो पुनः वर्ष 1988 में एनएनसीएन खापलांग और आईएम में विभाजित हो गया। ये अपने कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट वही था कि क्यों ये मुद्दा हुआ, क्या बाकी ये सब आप, और ये इंपॉर्टेंट है कि पिछले कुछ वर्षों में जो हिंसा में गिरावट के क्या कारण है। कि बाहरी सहायता की समाप्ति होने लगी, इसलिए कि पहले विद्रोही समूह पूर्वोत्तर राज्यों से सटे देशों में शरण ले लेते थे। जो भी विद्रोही समूह थे तो बाहरी सहायता की उनसे समाप्ति होने लगी। बांग्लादेश या म्यांमार क्षेत्र का उपयोग किए बिना विद्रोही अपना अस्तित्व नहीं बचा सकते, और तब तक प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकते जब तक कि वहां से हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति नहीं होती है। और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बेहतर सुरक्षा संबंधों ने इन समर्थनों को समाप्त कर दिया है। तो ये था। और इसके बाद वार्ताओं में संलग्नता, कि बहुत से विद्रोही समूह सरकार के साथ शांति वार्ताओं में शामिल होने लगे, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों से हिंसक घटनाओं में कमी आई है। और उदाहरण के लिए नागा वार्ता वर्ष 1997 से चल रही थी, लेकिन वर्ष 2015 में समझौते की वास्तविक शर्तों पर बातचीत हुई, और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा और NSCN-IM और केंद्र सरकार के मध्य इसमें हस्ताक्षर भी हुए। तो ये है विवाद के मतलब हिंसा के गिरावट के कारण।
और क्या कह रहा है, वर्षों के प्रयासों से तंग आना, कि वर्षों से चल रहे संघर्षों में विद्रोहियों की शक्ति क्षीण हुई। जो विद्रोही थे, इस संघर्ष काफी लंबा चल रहा था, तो लोग भी अब धीरे धीरे से उब चुके थे और इस तरह की आंदोलन की तीव्रता अब धीरे धीरे बेहद कम हो गई थी और स्थानीय आबादी वर्षों से चल रही हिंसा से तंग आ गई और विद्रोही समूहों के नेताओं की लोकप्रियता में समय के साथ भी यहाँ पे गिरावट आई और समय के साथ साथ संघर्ष से निपटने में राज्य के दृष्टिकोण में भिन्नताएं आई और अभी इसे एक लंबा रास्ता तय करना है और बदलती सरकार एवं प्रतिनिधि तथा सैनिकों की कोशिशें भी इस दिशा में परिवर्तन ला सकती हैं। हालांकि फिलहाल इन आंदोलनों को बनाए रखने के लिए एक नेता द्वारा इसका नेतृत्व किया जाना आवश्यक है और इन आंदोलनों ने उसके नेतृत्व को खो दिया और कई बार मतभेदों के साथ इस छोटे छोटे गुटों में भी बट गए हैं। अभी जो नागा समझौता 2015 है, इसके बारे में पढ़ लीजिए कि नागाओं और सरकार के मध्य अब एक आम सहमति बन गई है कि राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो 2015 का समझौता हुआ है। और प्रारंभ में नागा लोग नागा आबाद क्षेत्रों के एकीकरण के विचार पर अड़ गए थे और वो कहते थे कि एकीकरण नहीं तो कोई समाधान नहीं होगा और NSCNIM ग्रेटर नागालैंड या नागालिम के लिए संघर्ष कर रहा है और यह पड़ोसी राज्य असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को शामिल करके 1.2 लाख नागाओं को एकजुट करने के लिए नागालैंड की सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 क, जो नागालैंड के विशेष संवैधानिक दर्जे की गारंटी प्रदान करता है, वो पड़ोसी राज्य मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में नागा आबाद क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या हो सकती है इसमें आगे की राह? कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ, कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए व्यापक भौगोलिक कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। जैसे भारत और बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, जो त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से भारतीय मुख्य भूमि से जुड़ने की इस परिवहन व्यवस्था को पूर्ण किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। और इस राजमार्ग से भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के बाकी हिस्सों में व्यापार एवं वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निरंतर सतर्कता रहनी चाहिए, सरकार को हमेशा सतर्क रहकर ध्यान देना होगा। भारत को यह सोचकर कि उग्रवाद समाप्त हो गया है, अपने सुरक्षा उपाय कम नहीं करने चाहिए तथा हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नए गठित समूहों द्वारा बहुत लंबे अंतराल के बाद हिंसक घटनाएं होने लगी हैं और केंद्र और राज्य सरकार को छोटे और बड़े सभी समूहों की पहचान करनी चाहिए और उनसे निपटना चाहिए ताकि उग्रवाद फिर से न फैले। लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करना चाहिए कि पूर्वोत्तर में संघर्ष लोगों की आकांक्षाओं की शारीरिक अभिव्यक्ति है और इस प्रकार उनके साथ निरंतर संवाद स्थापित करके लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करते रहना चाहिए, उनसे बात करती रहनी चाहिए, उनकी चीजों को समझना चाहिए और शांति समझौतों की सफलता का मूल्यांकन जैसे सैन्य परिणामों की तुलना में सामाजिक आर्थिक परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। भ्रष्ट मेलजोल को समाप्त करना चाहिए कि मुद्दों को अस्थायी रूप से हल करने के लिए हितधारकों की पहचान करने और उनके मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है और पूर्वोत्तर में चुनाव परिणाम अक्सर इस आधार पर किए जाते हैं कि राजनीतिक दल किन समूहों के प्रति निष्ठा रखते हैं और इस प्रकार राज्य विधायिका और इन भूमिगत समूहों से जुड़े भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को भी समाप्त किया जाना चाहिए। दूरदर्शी नीति अपनानी चाहिए सरकार को कि एक संरचित प्रतिपक्ष नीति की आवश्यकता है, इसमें भविष्य में इस तरह के उग्रवाद से निपटने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श करके सरकार द्वारा सभी कारकों पर विचार भी किया जाना चाहिए। अधिक एकीकरण यानी स्थानीय आबादी के बीच अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो वहां के लोकल लोग हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो कोहिमा युद्ध था उनको भारत में उनके योगदान के लिए उनमें गर्व की भावना भी उत्पन्न करना चाहिए नागावासियों को। ये सारी चीजें हैं। इसका निष्कर्ष क्या होगा? क्या है निष्कर्ष? यह केवल एक चक्र का अंत है जहां आंदोलन में शामिल एक पीढ़ी काफी जीर्ण शीर्ण हो गई है। हालांकि स्थानीय आबादी में अभी विद्रोह की भावना है और भावनात्मक रूप से अपने मनोरथ से जुड़ी हुई है, केवल मांग रखने का तरीका हिंसक से अहिंसक में परिवर्तित हो गया है। तो निष्कर्ष अभी यही है, सरकार को इन चीजों पे ठीक से ध्यान देना चाहिए और राजनीतिक आकांक्षाओं को हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और ऐसी भावना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों का राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए और सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचना
चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। ठीक है, एक इससे जुड़ा हुआ मैं आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं इस आर्टिकल से कि पूर्वोत्तर में विभिन्न विद्रोही समूह का सरकार के शांति वार्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में आपको इसको लिखना है। आप लिख करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा। आज का टॉपिक था जो यहीं पे समाप्त होता है। यह है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यह है अकेडमी का प्रोफाइल लिंक, दोनों को फॉलो कर लेंगे। इसी चैनल पे लिख के क्वेश्चन भेजेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कल फिर मिलेंगे हम लोग 10:30 बजे अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।